नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है यूएई और भारत को लेकर। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से अलग अलग देश ब्रह्मोस पर अपना इंटरेस्ट जता रहे हैं, ठीक भारत के अब इसी ब्रह्मास्त्र पर यूएई और सऊदी अरब अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। खाड़ी देश कतर, सऊदी अरब और यूएई ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। जैसे कि मैंने कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान यूएई का दौरा करेंगे। गल्फ रीजन के 2 महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने वाला है और इसी उद्देश्य को लेकर थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे वहां का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे का फोकस पॉइंट रहेगा भारत का ब्रह्मोस मिसाइल। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और यूएई दोनों ने भारत की इस शक्तिशाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। सेना प्रमुख का यह दौरा पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है। इस्लाम के नाम पर इस्लामिक देशों को डराने वाले पाकिस्तान की आंखों के सामने सऊदी अरब और यूएई भारत के साथ रक्षा डील करेंगे। आपको बता दें कि किसी भी भारतीय सेना प्रमुख का ये पहला सऊदी अरब दौरा है। इसके साथ ही नरवणे सऊदी नेशनल डिफेंस कॉलेज को भी संबोधित करेंगे। साथ ही उच्च सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूएई यात्रा के बाद अब सेना प्रमुख के यहाँ जाने से मिलिट्री संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। वैश्विक महामारी के चलते इस डील में देरी हुई है। जनरल के जाने से इस डील को और ज्यादा गति मिलेगी। यही नहीं, खाड़ी देश मेड इन इंडिया आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली में भी अपनी रुचि व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा स्वदेशी अस्त्रा जो कि 70 किलोमीटर की रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसकी और भी खाड़ी देश देख रहे हैं और इस मिसाइल को फ्रेंच फाइटर जेट मिराज पर फिट किया जा सकता है, जिसे उस देश की वायुसेना उड़ा रही है। यानी कि भारत के मेड इन इंडिया हथियारों पर कितना भरोसा किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। यानी कि पाकिस्तान को एक और जोरदार तमाचा मिलने वाला है उसके दोनों ही गालों पर, क्योंकि जिस तरीके से वो चीन को अपना भाई 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 करके संबोधित करता है, हमेशा उसके पल्लू में छिपा रहता है। अब उसे ये पता चलेगा कि भारत की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है और भारत के साथ दुनिया के जो सबसे अमीर देश हैं वो रक्षा सौदा करने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा है कि तीसरा विमान वाहक पोत बेहद जरूरी है भारतीय नेवी के लिए। अब उन्होंने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचा दी है। कैबिनेट मंजूरी समेत तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक विमान वाहक पोत को बनने में करीबन 18 साल का समय लग जाता है। ऐसा आईएनएस विक्रांत के मामले में देखा जा चुका है। वहीं चीन के द्वारा अब छठे विमान वाहक पोत को समुद्र में उतारने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों को अब भारतीय विमान वाहक पोत को लेकर कोई कदम उठाना होगा। नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना प्रमुख ने कहा था कि भारत अगर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है तो इसे खुद की सुरक्षा करने के अलावा अपनी सामरिक शक्ति का भी प्रदर्शन करना होगा। अब भारतीय नौसेना के लिए तीसरे विमान वाहक पोत को लेकर एक बहस भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नौसेना को अब ये बताना होगा कि लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ हथियारों के युग में ये पोत कितने समय तक टिक पाएंगे। वास्तव में चीन के पास DF-21 मिसाइल है जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। चीन ने इसे शिप किलर का नाम दिया है। भारतीय नौसेना का मानना है कि उसे शक्ति प्रदर्शन को लेकर भारतीय प्रायद्वीप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समुद्र में उसकी मौजूदगी लंबी दूरी तक होनी चाहिए। वहीं वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखकर ऐसा तो नहीं लगता है कि सरकार $10 बिलियन करीबन 70,000 करोड़ रुपए के विमान वाहक पोत को मंजूरी दे पाएगी। नौसेना आईएनएस विक्रमादित्य में स्काई जंग यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर अरेस्ट रिकवरी सिस्टम के विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम के साथ 65,000 टन का विमान वाहक चाहती है। दूसरी तरफ भारतीय सुरक्षा नियोजकों का कहना है कि यदि भारत बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में अपने कुछ 1062 क्षेत्रों को सैन्य ठिकानों में परिवर्तित करने में इस तरह का पैसा लगता है तो ये मलक्का स्ट्रेट और फारस की खाड़ी तक वायु शक्ति को प्रदर्शित कर सकेगा। वहीं अगर द्वीप क्षेत्र में स्थायी ठिकानों को लेकर नकारात्मक पहलू ये है कि वे चीनी गुआम किलर DF-26 मिसाइल की रेंज में होंगे। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत के पास तीसरा विमान वाहक पोत का होना जरूरी है या नहीं? जिस तरीके से बात आर्थिक स्थिति को लेकर आ रही है कि इसमें ज्यादा खर्चा आएगा और भारत को क्या जरूरत है, लेकिन जो नेवी चीफ है उनका भी कहना ठीक है कि भाई अगर विमान वाहक पोत की जरूरत नहीं होती तो चीन अपने विमान वाहक पोतों की संख्या नहीं बढ़ाता। तो ऐसे में उसको काउंटर करने के लिए भारत को तीसरा विमान वाहक पोत तो चाहिए। लेकिन आपके नजरिए में ये बात कहां तक फिट बैठती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि सैनिकों को लेकर आ रही है। मार्च में रक्षा बजट आने वाला है। ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत ने रक्षा बजट में बचत करने के कुछ सुझाव रखे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य रक्षा कर्मियों की पेंशन पर होने वाले खर्चे को कम कर इस धन को रक्षा तैयारियों के लिए उपलब्ध करवाना है। इस समय पेंशन पर रक्षा बजट का 28% हिस्सा खर्च हो रहा है। उन्होंने मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों की सेवा शर्तों में बदलाव एवं कुछ ऐसे रक्षा उपकरणों को निजी क्षेत्र को देने की योजना बनाई है, जो बाजार के मुकाबले महंगे साबित हो रहे हैं। सैन्य कर्मियों की सेवा शर्त में बदलाव के प्रभावों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी चल रही है। यदि इसका निराकरण समय रहते नहीं किया गया तो सेवारत सैनिकों यानी कि रिटायर्ड सैनिकों एवं अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव पड़ सकता है। इन बदलावों में जो मेन चीजें हैं वो है अधिकारियों की भर्ती के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन को बढ़ावा देना, सेना के 3 अंगों में अधिकारियों की पूरी पेंशन पाने के लिए सेवा अवधि में बढ़ोतरी तथा 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन का 50% कम करना है। इसके अलावा सेना के लड़ाकू अंगों जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी और सशस्त्र बल के सैनिकों जो कि 18 से 20 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं, उन्हें आर्मी सर्विस ऑर्डिनेंस जैसे कोरों में स्थानांतरित करके उनकी सेवा अवधि को बढ़ाना शामिल है। साथ ही सबसे महंगे होने वाले उपकरणों को बंद करने का प्रस्ताव भी शामिल है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा ज्यादा अधिकारियों की भर्ती करके 10 साल की सेवा अवधि के आखिरी 1-2 वर्ष में इनकी शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता को सिविल में रोजगार के अनुसार बनाकर इन्हें रिटायर करने का प्रस्ताव भी है। इस प्रकार सेना को हर समय युवा अधिकारी मिलेंगे तथा देश को अनुशासित, प्रशिक्षित तथा विकसित कर्मी मिलेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य सुझाव में 20 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर होने वाले अधिकारियों की पेंशन का 50% कम करने का भी प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में विवाद केवल अधिकारियों की पूरी पेंशन पाने की आयु सीमा को 54 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करने पर है। इस समय सेना के 3 अंगों में कर्नल रैंक के अधिकारी 54 वर्ष तथा ब्रिगेडियर 56 वर्ष की आयु में पूरी पेंशन के साथ रिटायर हो जाते हैं। लेकिन प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई अधिकारी 50 से 54 वर्ष के बीच रिटायर होना चाहेगा तो उसे पेंशन का 60% तथा 54 से 58 वर्ष के बीच अगर वो रिटायर होगा तो उसे 70% हिस्सा प्राप्त होगा। इसीलिए अब हर अधिकारी को 58 वर्ष की आयु तक सेवा करनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो विचारणीय है यानी कि सोचने वाली है वो है कि सेना की पदोन्नति का ढांचा पिरामिड की तरह है, क्योंकि सैनिक कमांड के अनुसार ही यही उपयुक्त तथा प्रभावशाली होता है। इसीलिए सेना में 90% अधिकारी कर्नल तथा उसके नीचे स्तर से रिटायर्ड होते हैं। सेना में कर्नल रैंक के बाद प्रमोशन के अवसर कम है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन प्रस्तावों को लागू करने से पहले इस पहलू पर गंभीरता से विचार भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सेना के मनोबल को बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा आयोजित आर्म फोर्स फ्लैग डे CSR वेबिनार में रक्षा मंत्री ने बगैर पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में विफल रहते हैं वे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह बन जाते हैं। ऐसे देश जिनमें कि पाकिस्तान है अपनी सड़कों का निर्माण अपने दम पर नहीं कर सकता और न ही उन पर चल सकता है। यहाँ तक कि वो अपने दम पर व्यापार भी नहीं कर सकते हैं या किसी को व्यापार करने से रोक भी नहीं सकते हैं। वेबिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सन 1962 के युद्ध में राष्ट्र के आह्वान पर इस देश की जनता ने गर्म ऊन से लेकर गर्म खून तक का खुशी खुशी दान दिया है। रुपए पैसे गहने की तो कोई गिनती नहीं थी। ये है राष्ट्र के प्रति हमारी सच्ची भावना। अगले डिफेंस अपडेट ITBP को लेकर आ रही है। ITBP ने अपने नवजात बेल्जियम मिलिनॉइस लड़ाकू कुत्तों का नाम गलवान, श्योक और रेजांग जैसे लद्दाख क्षेत्र के विभिन्न अहम भौगोलिक स्थानों के नाम पर रखा है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। यह अनोखा निर्णय द्विआयामी लक्ष्य को लेकर किया गया है। पहला, फौजी कुत्तों को दिए जाने वाले सीजर या एलिजाबेथ जैसे नामों से बचाना और दूसरा स्थानीय लोगों और उन सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना जो राष्ट्र कर्तव्य पर दुर्गम ऊंचाइयों पर तैनात हैं। ये कुत्ते पंचकुला में भानु में बल के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में सितंबर और अक्टूबर में पैदा हुए थे और उनके नाम एनेला, गलवान, सासोमा, दौलत, रेजांग, रैंगो, मुकपरी, चुंगथुंग और खारदुंगी रखे गए हैं। आपको बता दें कि इन कुत्तों की ये प्रजाति तब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आई जब उसने 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाए गए अभियान में अमेरिकी नौसेना के सील कमांडोज की मदद की। बाद में ये प्रजाति ओसामा हंटर्स के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि पिक्सल स्टार्टअप को लेकर आ रही है। पिक्सल जो कि एक भारत का अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है जो कि अपने अलग अलग रिसर्च के लिए सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाली है। पहले तो पिक्सल इसे रूस से लॉन्च करने वाला था, लेकिन अब जो खबर आई है उसमें कहा गया है कि पिक्सल अब भारतीय लॉन्च वाहन पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। हालांकि पिक्सल ने इससे पहले
रूस के साथ करार किया था, लेकिन अब श्रीहरिकोटा में इसरो के स्पेस पोर्ट से PSLV रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किए जाने का फैसला किया गया है और ये लॉन्च फरवरी में होने वाला है। पिक्सेल बेंगलुरु की एक रजिस्टर्ड फर्म है और ये अंतरिक्ष में 24 छोटे यानी कि नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।